लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का अगर दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। सुपर सीएम, डमी सीएम, ये विपक्ष कितने काट के लिया है, इनका क्या महत्व है? पहले इन्होंने हरियाणा में जाट नॉन जाट किया, अब ये पिछड़े और अति पिछड़े दलित को आपस में षड्यंत्र के तहत भिड़ाना चाहते हैं। मतलब आपने कहा मैं आरक्षण का सपोर्ट करूं। बिल्कुल। एक बंदा जो है 80 नंबर लेके भी रह जे है और दूसरा जिसके पास आरक्षण है वो 60 नंबर लेके भी लाग जे है, तो उस 80 वाला के साथ धोखा नहीं है? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है अंकित भाई। मैं अगर इस देश की आत्मा पर किसी ने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तो ये देश उसको बख्शेगा नहीं। राजा ना अब शेरनी के पेट से पैदा नहीं होगा, जंगल का राजा अब वोटों से पैदा होगा। तो नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में जो है 2024 को राजनीतिक साल है और बड़ी तेज चर्चाएं चल रही है। और आजकल हरियाणा में दो शब्द बड़े सुनने आने लग रहे हैं। सीएम शब्द जो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आजकल डमी सीएम, सुपर सीएम, इस तरह के शब्द काफी चर्चा में है। कांग्रेस नेता जो है योगेंद्र योगी हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बात करांगे क्या रहस्य है और विपक्ष लगातार ये नए नए शब्द क्यों निकाल के लाने लग रहा है। भाई साहब नमस्कार। भाई नमस्कार, और हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जुगर मैंने कहा दो शब्द, सुपर सीएम, डमी सीएम, ये विपक्ष कितने काट के लिया है, इनका क्या महत्व है? विपक्ष नहीं, ये जनता निकाल के लेके आई है भाई। और जनता समझती है कि भाई सीएम कैसे काम करता है और डम्मी कैसे काम करता है। आज इस तरह मतलब जनता भी कैसे निकाल के लेके आई। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मनोहर लाल जी के घर जा रहे थे, बोला आज मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया हूँ। अरे भले आदमी, तो मतलब उसको अपनी शक्ति का ही नहीं पता। दरअसल ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये तो सिर्फ है ना, एक राजनीति में जो ओबीसी वोट बैंक है उसको हथियाने के लिए ये एक ड्रामा रचा गया है। और मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो एक वो आपने कहावत सुनी होगी कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का अगर दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। ये जो ओबीसी का चेहरा दिखा के ना पिछड़े वर्ग के वोट ठगने की साजिश है, षड्यंत्र है। यानी कि आप कहना चाहो नायब सैनी जो है सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बने हैं, पावर आज भी मनोहर लाल के पास है। बिल्कुल सच्चाई है ये। आप तो लोग देख रहे हैं, अगर सही में नायब सिंह सैनी जी ओबीसी के हितैषी हैं, ओबीसी का जो नाम लेके वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा की जनता को, खासकर पिछड़ा वर्ग को, मैं नायब सिंह सैनी जी से आपके चैनल के माध्यम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर आप हितैषी हैं ओबीसी के तो आप लीजिए फैसला। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने ओबीसी के पांव में जो बेड़ियां डालने का काम किया, जो आरक्षण को खत्म करने का जो काम किया, क्रीमी लेयर लगाकर, उसको तोड़िए उन बेड़ियों को। अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं तो जो लाखों पद खाली पड़े हैं ओबीसी के, जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, करिए उनको भर्तियां। और अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं तो दीजिए जो ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व हो। राज में आज आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नायब सिंह सैनी जी से, कितने ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है? मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो ओबीसी के लिए जो बोर्ड निगम बनाए गए थे उनमें भी किसी अन्य जाति के लोगों को भरकर ये एक सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले इन्होंने हरियाणा में जाट नॉन जाट किया, अब ये पिछड़े और अति पिछड़े दलित को आपस में षड्यंत्र के तहत भिड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगाया करती बीजेपी पे कि वह जात की राजनीति करे है, लेकिन आजकल कांग्रेस के नेता देखे गए हैं, कोई ओबीसी की आवाज उठा हुआ है, कोई बीसीए की उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है जमात की राजनीति नहीं करने लग रही। देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है अंकित भाई। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अधिकारों की बात है, हर वर्ग को, हर समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी आपने पूछा मेरे से कि भाई ओबीसी का चेहरा ला दिया। अगर ओबीसी का चेहरा लगा दिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो बात है, एक हरिशंकर परिसाई की एक हिंदी कहानी है, उसमें बताया गया था कि भाई
राजा ना अब शेरनी के पेट से पैदा नहीं होगा, जंगल का राजा अब वोटों से पैदा होगा। हाँ तो वो एक चालाक लोमड़ी भेड़िया के पास गई और भेड़िया को बोली जी अब ना वोट पड़ेंगे। बोला तो फिर वोट पड़ेंगे तो वो जंगल के जो जानवर हैं वो तो मेरे को वोट नहीं देंगे, मैं तो उनको खा जाता हूँ, मैं तो हिंसक हूँ। बोले जी आपने तो सिर्फ नाटक करना है। बोला कैसा नाटक है? बोला आपने कहना भाई मैं तो बिल्कुल शाकाहारी हूँ, दूध रख लेनी मुंह में, हाँ और जब आप राजा बन जाओगे तो फिर किसी को खाते रहो। हाँ। ये बात तो सही है। तो मैं कहने का मेरा भाव ये है कि पहले बीजेपी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी को ओबीसी चेहरा बनाया कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, लेकिन उस ओबीसी के बेटे ने सबसे ज्यादा कुठाराघात ओबीसी के हकों पर करने का काम किया। अब हरियाणा की राजनीति जब खिसक रही थी, जब ये लग गया कि अब की बार तो है ना बीजेपी से बिल्कुल ही पाला पलट गए हैं, और जिन लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया था पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, वो उनको ऐसे ही मुखौटा लगाकर वोट हथियाने के लिए ये नायब सिंह सैनी के मुंह में डूब देने का काम किया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी ही करती है। वो संविधान बदलने की बात करती है, उनके नेता देर सवेर वो आरक्षण खत्म करने की बात करते। अच्छा, मैं अंकित आपको एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों को भी मैं ये मेरा सवाल है। आप देखोगे कि कौन वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, कौन वो लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आप जब उनको देखोगे और जब उनकी प्रोफाइल चेक करोगे तो किसी में तो नरेंद्र मोदी का फोटो लगेगा, किसी में हिंदू राष्ट्र का फोटो मिलेगा। तो वो लोग जो है वो आरक्षण के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं। और ये देश संविधान के अनुसार चलता है। इस देश की आत्मा संविधान में है। अगर इस देश की आत्मा पर किसी ने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तो ये देश उसको बख्शेगा नहीं। मैं तो आपके माध्यम से ये सीधा सीधा चैलेंज करना चाहता हूं। आरक्षण की आप सपोर्ट करो, आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, जो सदियों से वंचित है, शोषित है, जिनका शोषण हुआ, आज उनको बराबरी के लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया था। ये किसी की बपोती नहीं है। और वो सब लोग हकदार हैं इस देश में जो जिनका शोषण हुआ है, जिनको वंचित रखा गया। आज भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एससी वर्ग तो आज भी कुछ न कुछ राजनीतिक, जब उनको आरक्षण मिला तो वो लोग आगे चले गए हैं। जहां तक पिछड़ा वर्ग की बात है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितने यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितनी बैकलॉग में हमारे अधिकारी हैं। आप जब डाटा देखोगे ना तो पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो 11%, जो 52% आबादी रखता है पिछड़ा वर्ग, उसकी 11% हिस्सेदारी है। सोचने वाली बात है। जब तक इनको राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नहीं करेंगे, जहां कानून बनते हैं, जहां फैसले लिए जाते हैं, वहां जब हमारे आदमी ही नहीं बैठेंगे तो उनके खिलाफ ही कानून बनने का काम होता है। मैं सीधा सीधा चैलेंज करना चाहता हूं, अगर बीजेपी सही रूप से अगर ओबीसी हितैषी है तो नायब सिंह सैनी जी लीजिए फैसले ओबीसी के हक में और तोड़ दीजिए। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो जो आरक्षण की जो कैप है 27% की, उसको उतारने का काम करेंगे, उसको उन बेड़ियों को तोड़ने का काम करेंगे। और नायब सिंह सैनी जी, अगर आप सही हितैषी हैं ओबीसी के तो करवाइए जातिगत जनगणना। ताकि एक बात बताइए, आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं और ओबीसी के लिए आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण के आप पक्षधर हैं। मैं पक्षधर इसलिए हूं क्योंकि आज भी आरक्षण सही रूप से तो मिला ही नहीं है। जो संविधान के अनुसार जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए था, वो मैं तो यही तो आपके माध्यम से बता रहा हूं कि क्रीमी लेयर लगाकर आरक्षण को खत्म कर दिया गया। और जो कौशल रोजगार निगम के तहत इस आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची, जिस प्रकार से इन्होंने निजीकरण करने का काम किया कंपनियों में, वो निजीकरण करने का काम भी इसीलिए किया ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। और इनकी तो सोच ही इस प्रकार की रही है कि ये लोग वापस उसी विचारधारा में आकर जो है वो काम करना शुरू करें जो इनका पुश्तैनी काम है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये अनपढ़ इंजीनियर हैं, हाथ के काम। अगर इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है वो पिछड़े वर्ग का योगदान है। और वही पिछड़ा वर्ग आज अपनी राजनीतिक
सुदृढ़ता के लिए आज तड़प रहा है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं अपना रोकना चाहूंगा, एक सवाल है। जी। मतलब आपने कहा मैं आरक्षण का सपोर्ट करूं, बिल्कुल। एक बंदा जो है 80 नंबर लेके भी रह जे है और दूसरा जिसके पास आरक्षण है वो 60 नंबर लेके भी लाग जे है, तो उस 80 वाला के साथ धोखा नहीं है वो? देखिए, आप ये बताइए, जो आप सवाल कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसका बच्चा कितने नंबर ले सकता है? जब उसको कोई सुविधा नहीं है, वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाएगा, सरकारी की स्कूल में जाके वो मिड डे पर खाना खाएगा, मिड डे मील का, क्योंकि घर में उसका जुगाड़ ही नहीं है। और वो जब कंपटीशन की तैयारी करता है, वो एक जो धनाढ़ व्यक्ति है उसका मुकाबला कतई नहीं कर सकता। और ये सच्चाई है। और जब तक इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम सामाजिक न्याय की, अगर न्याय के प्रति हमारे विचार नहीं होंगे, तो इस देश में कट्टरता पनपेगी। इस देश के जो सोच रही हमेशा से ही, गांधी जी की सोच अहिंसा, प्रेम और सत्य की, और बुद्ध की जो शांति की जो संदेश दिया था इस धरती से, उस सोच के ऊपर ठेस पहुंचने का काम होगा। क्योंकि इस अगर हम बात कर रहे हैं, ये धर्म की भी बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं बार बार। हिंदू धर्म तो ये हमेशा से वो रहा कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबको प्रेम मिलना चाहिए। तो कट्टरता कहां से आई? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए। फिर बात वहां आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल कराया था कि ये आरोप तो आप बीजेपी पर लगा करते, जात जमात की राजनीति की, तो फिर वह चीज अगर आप करने लगी तो फर्क क्या रह गया दोनों पार्टी? नहीं, ये हम आरोप की बात नहीं है। इस देश की राजनीति में अगर कोई ये कहता हो कि हम जो है वो जाति की राजनीति नहीं करते, मैं समझता हूं कि जाति एक अलग बात है और जमात अलग बात है। और जब एक वर्ग की बात होती है, एक पूरे वर्ग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जाति मायने नहीं रखती। और मैं ये कहता हूं, ये जो जमात की जो बात की थी, ये सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, जो भारत रत्न अभी सरकार ने दिया है। एक तरफ तो ये सरकार उनको उनके विचारों को और उनकी बात के ऊपर मोहर लगाकर भारत रत्न देने का काम करती है, दूसरी तरफ जो उनके विचार हैं उनसे एंटी चलती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ये कहा था कि जब तक शोषित और वंचित, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, और आर्थिक आधार पर जो कमजोर लोग थे उनको आरक्षण देने का काम किया। और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब तक हमें जात में बात कर रखेंगे, जाति में बात कर रखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जातियों की जमात बनाइए। और जब तक हम जातियों की जमात नहीं बनाएंगे, तो आपसे सवाल किया जाएगा जब आप टिकट लेने के लिए जाएंगे, जब आप किसी पार्टी से अपने हक की मांग करेंगे, तो आपसे सबसे पहला सवाल उठता है, आज चाहे कोई पार्टी, आज चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, आप हर रोज देखते हैं नरेंद्र मोदी ने इतने ओबीसी चेहरों को टिकट दी, नरेंद्र मोदी ने इतने ओबीसी की, तो क्या कर रहे हैं? जाति की तो बात कर रहे हैं। और जब आप टिकट मांगने के लिए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है आपकी जाति के वोट कितने हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब जातियों की जमात बन जाएगी, तो इस जमात की इस देश में सबसे बड़ी आबादी है जो आज भी हकों से वंचित है। तो साथियों, मैं तो उन साथियों से जो घर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उठिए, क्योंकि यह भी एक दोष है। जब आप चुप हो जाते हैं, अपने अधिकारों के लिए बोलते नहीं हैं, तो आप इस देश के सबसे बड़े गद्दार हो। आप अपने हकों के लिए लड़िए, आप अपने हकों के लिए आवाज उठाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।